बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लैब नंबर 10 जो है वो डिस्कस करेंगे। लैब नंबर 10 जो है ये रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से मुतल्लिक है। इसमें ये है कि हम मेनली ये चेक करेंगे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, और हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं स्टेबल। पहले हमने ये देखा था कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि सिस्टम के पोल्स से हमें ये पता चल जाता है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। पोल्स से कैसे पता चल जाता है? हम ये देखते हैं कि हमारे पोल्स जो हैं वो एस प्लेन में लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करें या फिर राइट हाफ प्लेन में लाई करें। अगर हमारे सिस्टम के पोल्स जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है। अगर हमारे सिस्टम के पोल्स राइट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हो तो हम कह देते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। तो ये एक बेसिक परसेप्शन होती है सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। लेकिन अगर इसमें मतलब मेन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम के पोल्स जो है ना उनकी क्या वैल्यूज़ है। पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं स्टेबल। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 10th ऑर्डर सिस्टम है, उसके 10 पोल्स जो हैं वो हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। 10th ऑर्डर सिस्टम का मतलब है कि उसका डिनोमिनेटर में एस की डिग्री जो होगी वो 10 होगी, सही है। उसको किसी ना किसी तरह फॉर एग्जांपल हमने अगर सॉल्व करके निकाल ही लिया है, ठीक है, कि इस सिस्टम के जो पोल्स की हैं वो क्या वैल्यूज़ हैं, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सारे के सारे पोल्स की वैल्यूज़ अगर तो नेगेटिव आ रही हैं तो सिस्टम स्टेबल है। लेकिन अगर उन 10 वैल्यूज़ में से अगर एक भी पॉजिटिव हो जाती है तो सिस्टम क्या होता है? अनस्टेबल होता है। लेकिन अब इशू ये है कि हायर ऑर्डर सिस्टम्स को की स्टेबिलिटी इस तरह चेक करना एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हायर ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व करना जो है ना वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए हम एक बेसिक मेथड यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम हायर ऑर्डर सिस्टम्स की स्टेबिलिटी को एक सिंप्लीफाइड वे में ना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेथड जो हमें ये फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हायर ऑर्डर सिस्टम जिनकी डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी किस तरह हम सिंप्लीफाइड वे में चेक कर सकें, ठीक है। तो वो टेक्निक जो है उसको हम रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं या रूथ हर्विट्ज़ मेथड कहते हैं। तो इसमें आगे अगर हम देखें तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि हमारा जो टोटल रिस्पॉन्स होता है वो जैसा कि आपको पता है कि वो फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स के इक्वल होता है। तो जैसा कि हमारे पास अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम 10.1 में ना पोल्स के लिहाज से ना सिस्टम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिफाइन किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिस्टम के पोल्स, जैसे मैं पहले कह रहा था, लेफ़्ट साइड पे होते हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है, राइट साइड पे होते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम के पोल्स जो है ना वो आपके पास इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाए, ना वो लेफ़्ट में हो ना वो राइट में हो बल्कि सेंटर में हो, तो उसको हम कहते हैं कि सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो मार्जिनली स्टेबल है। सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल है। अच्छा, तो रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है या रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया जो है ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो ये मेथड है इसका एक मेन पर्पस और ये भी है कि इसके थ्रू जो है ना वो हम एक कंट्रोलर डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं फिगर 10.2 की तरफ देखूं तो इसमें जो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है सिस्टम का वो गिवन है k डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 7 प्लस एस प्लस 11। अब इसमें k की वैल्यू जो है ना वो गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू जो है ना वो अब अगर हम वैसे देखें इस सिस्टम के सिर्फ ट्रांसफ़र फंक्शन को जिसमें k जो है वो न्यूमरेटर में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ इसी ट्रांसफ़र फंक्शन को कंसीडर करता हूँ तो k की वैल्यू जो मर्जी हो सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि k जो है वो न्यूमरेटर में है, सही है। जब तक सिस्टम के पोल्स चेंज नहीं होते तब तक सिस्टम के रिस्पॉन्स में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालता हूँ, ठीक है, जो कि जिसकी एक जनरल फार्मूला ये होता है कि जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। तो उससे क्या होगा, जब मैं इसका पूरे का सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूँ तो k की वैल्यू जो है ना वो डिनोमिनेटर में भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो k की वैल्यू का आपके सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम ये किसी तरह चेक कर सकें कि k की वैल्यू क्या हो तो सिस्टम का रिस्पॉन्स स्टेबल होगा, किस वैल्यू पे सिस्टम अनस्टेबल होगा, किस वैल्यू के ऊपर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम सिस्टम के रिस्पॉन्स को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास k की एक ऐसी वैल्यू हमने सेट की
जिससे सिस्टम में ऑसिलेशंस आ रही हैं, तो के की वैल्यू हम चेंज करके उन ऑसिलेशंस को उस के की वैल्यू को चेंज करके उसकी पोल्स की लोकेशन को वेरी कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि सिस्टम की जो है वो सिस्टम के रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं। तो के का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है सिस्टम के पोल्स के ऊपर। तो जब सिस्टम के पोल्स को हम वेरी कर पाते हैं तो उससे सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। सही है। के को हम एक अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो के जो है वो एक सिंपल गेन है। गेन क्या होगा कि मतलब गेन को अगर हम फर्दर डिस्क्राइब करें तो गेन बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने कोई एम्पलीफायर अटैच किया हो जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू का गेन आउटपुट के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हो। मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर इनपुट के ऊपर 1 है, गेन 10 है, आपने एक एम्पलीफायर की आर की वैल्यू सेट करके गेन 10 सेट किया हुआ है, तो वो आर की जो वैल्यू है, सही है, सॉरी, वो जो गेन की वैल्यू है वो इनपुट सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होती है और आउटपुट पे आ जाती है। ठीक है। तो गेन जो है इसका आपके सिस्टम के पोल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो हमने ये देखना है कि के की वैल्यू जो है वो हम रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। हम क्वेश्चन 10.2 को ही कंसीडर करेंगे। सबसे पहले वो कहता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन निकालें। आपके पास जो ऊपर सिस्टम गिवन है इसका क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालें। तो वो हम किस तरह निकाल सकते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि के की वैल्यू जो है वो जी की वैल्यू जो है वो के ओवर एस इंटू एस प्लस 11 थी। ठीक है। और हमारे पास जो ओवरऑल जब हमने इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया कि जी ओवर 1 प्लस एच जी ऑफ एस, ठीक है, ये एच की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो जी ऑफ एस की वैल्यू आती है वो के डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस 18 एस स्क्वेयर प्लस 77 एस प्लस के आ जाती है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, के की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो के की वैल्यू जो है वो यहाँ पर एस क्यूब प्लस 18 एस स्क्वेयर प्लस 77 एस प्लस के। अब ये देखें के की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई जब हमने इसके क्लोज लूप, इस सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला। इसका मतलब है कि के की वैल्यू का इसके पोल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो अगर हम अब इस ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर रूट टेबल का जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं तो हम उसके मुताबिक क्या होता है कि हम सबसे पहले जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे पास सिस्टम के वो लिख लेते होते हैं। मतलब एस क्यूब लिखेंगे, एस स्क्वायर लिखेंगे, एस क्यूब से स्टार्ट हो रहा है ना, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस वन, एस जीरो लिख लिया। उसके बाद एस क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। सही है। उसके बाद हमने एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को जो है वो एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करना बल्कि उससे अगले को कंसीडर करके हमने यहाँ पे लिख देना है। मतलब सबसे पहले एस क्यूब का, फिर एस स्क्वायर को हमने क्या किया, साइड पे करने के बाद अगला जो है 77 जो था उसको कंसीडर कर लिया। उसके बाद के जो था उसको हमने इग्नोर करके उससे अगले वाला चूंकि 0 था तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जब हमने एस स्क्वायर की बात की तो एस स्क्वायर से स्टार्ट करना है। एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 18 है, 18 के बाद 77 आ रहा था तो हमने इसको इग्नोर करके के को कंसीडर किया। के बाद कुछ भी नहीं आ रहा तो हमने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद हमने रूट मेथड के मुताबिक इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास S1 और S0 की जो ओवरऑल हमारा जो टेबल बना वो ये बन गया। सही है। अब इसमें हम रूट टेबल तो हमने बना लिया। अब हमने ये देखना है कि रूट टेबल को हम कह तो रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी बताता है, तो ये कैसे बताता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि रूट टेबल में जो पहला हमारे पास कॉलम होता है उसमें हमने साइन चेंजेस देखने होते हैं। अगर तो हमारे पास सिस्टम में साइन चेंज आ रहा हो, ठीक है, तो सिस्टम जो होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है। अगर सिस्टम में कोई भी साइन चेंज ना आ रहा हो तो सिस्टम जो होता है वो स्टेबल होता है। सही है। सिस्टम जो है वो स्टेबल तब होगा जब सिस्टम में जब फर्स्ट कॉलम जो है, इस कॉलम का जो फर्स्ट इस टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है इसमें अगर कोई साइन चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि सिस्टम स्टेबल है। और अगर इसमें कोई साइन चेंज आ गया, जितने साइन चेंज होंगे, ठीक है, उतने ही सिस्टम के पोल्स जो हैं वो क्या होंगे, राइट हाफ प्लेन में होंगे। अगर पहले कॉलम में 2 साइन चेंज आ गए, मतलब पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल एस क्यूब की पॉजिटिव थी, एस स्क्वायर की भी पॉजिटिव थी, S1 की नेगेटिव हुई, फिर उसके बाद S0 की दोबारा पॉजिटिव होगी, तो 2 साइन चेंज हो गए। जब सिस्टम में अगर फॉर एग्जांपल अगर 2 साइन चेंज आ गए तो इसका मतलब है कि 2 पोल जो है वो राइट हाफ प्लेन में और सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। तो रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में हम क्या कर रहे होते हैं, हम फर्स्ट कॉलम जो होता है उसके साइन चेंज को देख रहे होते हैं। अगर तो साइन चेंज हो तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, अगर साइन चेंज ना हो तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसके अलावा ये हमें सिर्फ ये बताता है कि आपके कितने पोल, देखें ना, जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे उतने नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो राइट हाफ प्लेन में होंगे। अगर आपके सिस्टम के पोल्स ये सिर्फ आपको यही बताएगा कि आपके सिस्टम के कितने पोल्स राइट हाफ प्लेन में हैं, ये आपको नहीं बताएगा कि
कौन से पोल जो है ना वो राइट हाफ प्लेन में, ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। सिर्फ यही बताता है रूट स्टेबिलिटी मेथड कि कितने पोल्स जो हैं वो सिस्टम को अनस्टेबल बना रहे हैं और राइट हाफ प्लेन में जा रहे हैं, लेकिन उनकी लोकेशन नहीं बताता। ठीक है, तो ये एक इसका जो है मेथड हो गया, हम कैसे चेक करते हैं, और इसका एक ड्रॉबैक हो गया। अब हमने इसी मेथड को अप्लाई करते हुए ना टेबल हमने बना लिया। अब हमने के की वैल्यूज़ देखनी है। अब अगर हम S1 में देखें तो इसमें इसकी वैल्यू जो है वो -k + 1386 डिवाइडेड बाय 18 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1386 को के की वैल्यू को 1386 रखता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो है वो 0 आ जाएगी। और इसमें ये होता है कि रूट मेथड में अगर फर्स्ट कॉलम में कहीं पे 0 आ जाए ना, मतलब साइन चेंज तो होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, अगर तो 0 आ गया तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल है। अब यहाँ देखें कि अगर के की वैल्यू हमने 1386 के बराबर रखेंगे तो सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल होगा। 1 जो है पॉजिटिव है, 18 भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं के की वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 1386 से छोटी रखता हूँ, फॉर एग्जांपल 1385 रख लेता हूँ, 1385 रख लेता हूँ, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैं के की वैल्यू लेस देन 1386 रखूंगा तो सिस्टम क्या होगा, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुआ ना, ये भी पॉजिटिव था, यहाँ से भी के की वैल्यू रखने से आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि सिस्टम का ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी लेस देन के 1386 के लिए, और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। देखें ना, ये -k + 1386 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये, बल्कि इसने आगे इसको सॉर्ट आउट किया हुआ है, एट द एंड के की वैल्यू जो है ना वो 1386 आती है। तो कहने का मतलब ये है कि के की वैल्यू जब आपके पास 1386 से कम होगी तो उसके लिए सिस्टम स्टेबल होगा, और जब के 1386 से आप ज़्यादा रखोगे तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये वो कंडीशंस हैं जो हमें रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बताता है। ठीक है, ये यहाँ पर के जो है हम इसको सिंपली गेन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन के जो है हम आगे जाके देखेंगे कि के जो है वो एक्चुअली एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है जो सिस्टम के रिस्पॉन्स को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो कैसे चेंज करता है वो हमने यहाँ पे देख लिया कि के पहले न्यूमरेटर में था, लेकिन जब हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। जाहिर बात है, अगर वो डिनोमिनेटर में किसी तरह चला गया तो अब वो के की वैल्यू वेरी करने से सिस्टम के पोल्स वेरी होते हैं, पोल्स जब वेरी होते हैं तो सिस्टम का रिस्पॉन्स वेरी होता है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं कि टेबल के को हम कंसीडर करते हुए हम रूट टेबल बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम में जहाँ जहाँ पे के आ रहा होता है वहाँ पर हम एक कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ पुट करके हम आइडिया लगा रहे होते हैं कि किन वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल है, किन वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल है, और किन वैल्यू के लिए सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। एक चीज़ याद रखनी है कि अगर फर्स्ट कॉलम में कहीं पे 0 आ जाए तो सिस्टम जो होता है वो मार्जिनली स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा ना कि अगर सिस्टम की वैल्यू 1386 के इक्वल आ रही है तो सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल है। तो यहाँ पर ये इस लैब में हमने ये सब डिस्कस करना था कि हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके कॉलम्स को हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, उसके साइन चेन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर उसमें कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस कैसे सेट कर सकते हैं। हम देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के अपर और लोअर बाउंड मिल गया कि ये इसकी ये के की वैल्यू कितनी रखोगे तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, कितनी रखोगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेबिलिटी की रीजन में उसको ऑपरेट करवा सकते हैं। अपने सिस्टम को सिर्फ वहीं उसी के की वैल्यू तक ऑपरेट करवाएंगे जहाँ तक वो अनस्टेबल है, जहाँ पे जाके जहाँ जहाँ तक वो स्टेबल रहता है। अगर हमें ये पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे जाके ये अनस्टेबल हो रहा है, तो हमें सिस्टम को ईजीली ऑपरेट करने में हम क्या होगी, आसानी होगी। इसी तरह की सिमिलर एग्जांपल जो है ना वो मैंने एग्जांपल नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 1 में गिवन है। ठीक है, सिमिलरली आपने क्या करना है, एक क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम ये गिवन है, एक नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। सिंपली आपने इसका एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, फिर रूट टेबल अप्लाई करके 3 कंडीशंस आपने के लिए निकाल लेनी है कि फर्स्ट कॉलम में के की वैल्यू क्या हो तो सिस्टम स्टेबल होगा, क्या हो तो मार्जिनली स्टेबल होगा, और क्या होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। बस इसका यही ड्रॉबैक है कि इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस जो होते हैं वो बताते हैं कि सिस्टम में कितने पोल्स जो हैं, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इन द राइट हाफ प्लेन। सही है, तो ये हमें सिर्फ आपके नंबर ऑफ पोल्स बताता है, ये नहीं बताता कि जो पोल्स हैं उनकी लोकेशन एक्चुअली क्या है। सही है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ये मेथड जो है ये बड़ा कारआमद है, स्पेशली हायर ऑर्डर सिस्टम्स के लिए। ठीक है, हम मोस्टली इसी मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। और इसका एक जो हमने अभी किया, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम इसके थ्रू के की वैल्यू जो है ना वो हम अपने सिस्टम के लिए की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए हम जो है ना वो लिमिट्स चेक कर सकते हैं कि सिस्टम के में अगर हम कंट्रोलर ऐड करते हैं तो ये किस वैल्यू तक सिस्टम को स्टेबल रखेगा, किस वैल्यू के बाद सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा, और फिर उसकी वैल्यू को वेरी करके सिस्टम के रिस्पॉन्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की समझ ना आए इस लैब में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।